मैं एक बात सोच रहा हूँ, अम्मा को यहाँ पहले बुला लूं और उन्हें सब बातें बता दूं और साथ ही ये भी कह दूं कि मैं तुमसे शादी भी कर चुका हूँ और अब जब तुम कहो तब बुला लूं। फिर अम्मा को कहना ही पड़ेगा कि बुला लो। जब मैं उनसे ये कहूँगा कि मैं शादी कर चुका हूँ, उसके बाद उनके पास क्या जवाब रह जाएगा। पर इसमें मुझे एक डर ही लग रहा है कि पीछे अम्मा को सब बहुत ही परेशान करेंगे कि उन्होंने शादी करवाई है, तब उनको बहुत बुरा लगेगा। लोग तो बड़े तेज हैं, ये भी पता लगा लेंगे कि शादी अभी नहीं हुई है और हमने झूठ बात कही है। मेरा ख्याल है कि तुम अम्मा को साफ साफ या इशारे से ये बता दो कि ठाकुर उन्हें तभी बुलाएंगे जब मैं कलकत्ते पहुंच जाऊंगी। फिर देखो वह क्या कहती हैं। बाई को सब पता है, भैया भी जानते हैं, मेरे ख्याल से सभी को पता है, क्योंकि कल वहां भी कोई कह रहा था जो कानपुर से आया था कि बाधा क्या है। जब सब ठीक है तो कानूनी तौर पर भी बंधन बन जाओ। सब तरफ उलझन, परेशानी, बेचैनी है, पर इस सब के बीच एक ही सत्य है कि मेरी जिंदगी में तुम्हारा ख्याल ही सब कुछ है। जो कुछ भी मैं हूँ या होऊंगा, उसका कारण तुम हो। मैंने सोचा इस तरह की जल्दबाजी करने से कोई फायदा नहीं है। हो सकता है सब लोग ये जानना चाहते हों कि जो धुआं उठ रहा है उसके पीछे आग है भी कि नहीं। यदि है भी तो कितनी? क्या उसमें इतनी सामर्थ्य होगी कि वह बिरादरी से टकरा सके? बिरादरी एक पत्थर होती है, उससे टकराने का अंजाम क्या हो सकता है ये हम सोच ही सकते हैं, जानते नहीं। मुझे भी कभी कभी लगता है कि अम्मा सब जानती हैं, पर क्या जब उनसे ये कहूंगी कि मेरा मन यहाँ नहीं लगेगा अकेले, इसलिए जब वह जाए तो मुझे भी ले जाएं, तो क्या वह राजी हो जाएंगी? या फिर मैं कहूं कि मेरे जाने के बाद ही उन्हें बुलाया जाएगा, तो उन्हें कितना आघात लगेगा। ये तो शुरू में ही आटा गीला करने वाली बात हो गई। मैं कभी किसी जगह जाने के लिए या कोई काम करने को मना कर देती हूँ तो अम्मा मुझसे कहती हैं मैं ठाकुर से शिकायत कर दूंगी। इसलिए ये तो सही है कि वे जानती हैं कि हम एक दूसरे के बहुत करीब हैं, पर फिर भी पूरे रूप से मैं नहीं कह सकती कि वे कितना जानती हैं। डिपार्टमेंटल टेस्ट पास कर लेने के बाद ही निर्णय लेना ठीक होगा। जिंदगी हमारा इंतजार कर रही थी। हम जिस दौर से गुजर रहे थे वह कीमती भी था और नाजुक भी, इसलिए वक्त की नजाकत देखकर ही कोई फैसला करना था। ठाकुर ने लिखा, कलकत्ते की जलवायु बहुत खराब है। यहाँ के रहने वालों को तो कहना है कि अगर किसी आदमी का यहाँ आकर वजन कम नहीं होता तो उसे बहुत ही तंदुरुस्त समझना चाहिए, और इसलिए ये सब शिकायतें कि तबीयत ठीक है तो वजन क्यों नहीं बढ़ता, बेमानी है। मैं घर की, शहर की एक एक बात लिख भेजती, चिट्ठियों का हाल अम्मा को सुना देती और भैया से सब हाल पूछकर कलकत्ते भी लिख देती। एक दिन तो मैं 8 बजे वापस आ गई थी अम्मा के पास से। भैया ने 10 बजे फिर बुला लिया कलकत्ते का हाल पूछने के लिए। कभी ठाकुर बड़े निराश हो जाते कि पेपर अच्छा नहीं हुआ, तो मैं लिखती कि पढ़ाई ध्यान से करें, जिसके लिए यहाँ से गए हैं। यहाँ की जिम्मेदारियां मैं देख ही रही हूँ। अम्मा को फैमिली डॉक्टर भल्ला के पास ले जाना। बाई की दाढ़ में दर्द था, उन्हें दांत वाले डॉक्टर को दिखाना। गोमती बाई और पुष्पा बाई को पढ़ाना, जिससे वे अच्छे नंबर से पास हो सकें। अम्मा के पैरों में दर्द था, मेथी के लड्डू बनवा दिए। वह रोज पूछती मकान मिला कि नहीं। मैं उन्हें धीरज देती, और कर भी क्या सकती थी। कानपुर से कोई जाता तो नाश्ते की चीजें, मिठाई, नमकीन वगैरह भिजवा देती, और उनका कोई मित्र कानपुर स्टेशन से पास होता तो उसके लिए नाश्ता खाना स्टेशन भिजवा देती। ये सही था कि बहुत से झंझावात ऐसे होते हैं कि कुछ भी वश में नहीं रहता, किंतु ये भी सही था कि दर्द की शिद्दत में बहुत रोशनी होती है
उसी रोशनी में हम जी रहे थे। इनका शरीर कलकत्ता में था, आत्मा कानपुर में। मेरी आत्मा कलकत्ता में थी और शरीर कानपुर में। सावन की घटाओं जैसी फैली उदासी में, बेचैनी में, कभी कभी बारिश की हल्की बौछार भी बड़ी खुशगवार लगती है। ऐसे ही कुछ छींटे मेरी झोली में भी गिर पड़ते थे इन दिनों, जिससे कई बार लगता था कि अम्मा अंततः मान जाएंगी। एक दिन अम्मा से मिली तो उन्होंने बताया, आज एक जन्म कुंडली मांगने आए थे, मैंने मना कर दिया। मैंने पूछा, क्या आपके पास कुंडली नहीं थी? वे बोली, थी तो एक पुरानी कुंडली। मैंने कहा, फिर क्यों मना कर दिया? कर दीजिए शादी, नहीं तो अपनी मर्जी से कर लेंगे, तब क्या करेंगी? वे बोली, करूंगी क्या, अपनी मर्जी से तो करेगा ही। कह वे मेरी ओर देखकर मुस्कुरा दी। उस वक्त मन किया झुककर उनके चरण छू लूं। ऐसे ही एक बार मैंने पूछा कि छुट्टियों में आ जाएं कलकत्ता से तो अच्छा रहेगा। भैया बीच में ही बोल दिए, बेकार खर्चा लगेगा। अम्मा जी भी भैया के सामने कुछ नहीं बोल सकी, किंतु जब सीढ़ी पर मुझे छोड़ने आई तब बोली, तुम्हारी बुलाने की इच्छा हो तो आने के लिए लिख देना। और एक दिन भाभी जी ने अम्मा से कहा, आप कलकत्ता कब जाएंगी? ठाकुर बाबू की शादी क्या नहीं करनी है? वो अपनी शादी आप कर लेगा, अम्मा जी बोली। शादी कर लेंगे तो भी आपको तो बुलाएंगे ही, भाभी जी बोली। जब मैं शाम को अम्मा के पास गई तब हंस हंस कर उन्होंने सारी बातें बताई। मैंने उनसे कहा, अगर उन्होंने शादी कर ली तो आपको बुरा लगेगा। अम्मा ने जवाब दिया, बुरा तो सबको लगेगा। फिर आप क्या करेंगी? मैंने पूछा। कहने लगी, करेंगे क्या, कुछ नहीं। मैंने फिर भी हंसकर कहा, आप सब बहुएं अपनी तरफ की ही लाई हैं, अब एक आध बहू बाहर की लाइए, आजकल के फैशन की। बाहर की बहू आपकी सेवा और देखभाल भी खूब करेगी। अम्मा बोली, आजकल का जमाना ही ऐसा है, कोई सेवा नहीं करेगी। ये और इस तरह की इतनी ही ऐसी बातें थी जिनसे मुझे लगता था कि अंदाज तो सबको हमारी मित्रता का था, किंतु जब वस्तु स्थिति सामने होगी उस समय किसकी क्या प्रतिक्रिया होगी ये निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता। वैसे सब शादी के निर्णय को लेकर चिंतित थे। दूसरी ओर इन सब बातों से भी लग रहा था कि अंदर ही अंदर हमारी मित्रता की बड़ी चर्चा हो रही है। सावन के महीने में सरता की लहरें बहुत खतरनाक होती हैं। नदी में उठने वाले भंवर कहाँ छिपे हैं, कुछ अंदाज नहीं लगाया जा सकता। इसलिए कई बार ऐसा भी लगता था कि अंदर ही अंदर बनने वाला बवंडर किसी दिन फूट ना पड़े। एक जगह पढ़ा था, मुंह की बात जब तक बाहर ना आए और बंदूक की गोली जब तक चले नहीं तब तक ही सब कुछ ठीक रहता है। इसलिए मुझे आशंका हो रही थी। भैया से ठाकुर को डर भी बहुत लगता था और उन्हें आदर और प्रेम भी बहुत करते थे। ये भी डर था कि कहीं बात से उन्हें ऐसी ठेस न लग जाए जिससे वह बीमार पड़ जाएं या मरने मारने पर उतारू हो जाएं। मेरे घर में भी बहुत टेंशन चल रहा था। बड़े भाई, भाभी, छोटे भाई सभी मुंह फुलाए बैठे थे। भाभी जी का मूड बिगड़ा रहता था, मुझसे बोलती भी नहीं थी और न घर का कुछ कामकाज करती थी। चिट्ठियां लेने के लिए भाइयों को भेजती थी, इस पर वे भी अकड़ दिखा रहे थे। हम लोगों का इरादा ये था कि दोनों डिपार्टमेंटल परीक्षाएं खत्म हो जाएं, अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, तब कुछ बात करें। मेरे कॉलेज में परीक्षाएं हो रही थी, निरीक्षण की ड्यूटी लगी थी। काफी देर तक रहना पड़ता था। दिन भर थक कर आती तो घर की उलझने, उधर तरह तरह की बातें सुनकर ठाकुर को भी गुस्सा आ जाता था, जिससे पढ़ाई में भी व्यवधान पड़ता था। कानपुर से श्याम सुंदर जी की चिट्ठी कलकत्ता पहुंची। श्याम सुंदर जी ठाकुर के खास मित्रों में से एक थे। मित्र क्या, उन्हें तो वे अपना छोटा भाई ही मानते थे। कॉलेज में मित्रों साथियों में
अक्सर ये धोखा हो जाता था कि वास्तव में छोटे भाई ही हैं। कानपुर में एक छोटे से स्कूल में 7वीं से जो दोस्ती शुरू हुई वह प्रगाढ़ से लेकर प्रगाढ़ कर होती गई। श्याम सुंदर का पूरा दिन ठाकुर के यहाँ ही बीतता था। सुबह 10 बजे तक वह पहुंच जाते और वहीं कमरे में बैठे परीक्षा की तैयारियां होती। M.Com तक यह सिलसिला चला। चाहे यूनिवर्सिटी में पार्लियामेंट का चुनाव हो या किसी फिल्म समारोह का आयोजन, श्याम सुंदर सदैव साथ रहते थे। उनकी मित्रता में क्यों और कैसे का प्रश्न ही नहीं उठता था। ठाकुर ने जो कह दिया पत्थर की लकीर हो जाता था। अक्सर फिल्म इंडिया में प्रश्न पूछे जाते, कभी किसी के नाम से, कभी किसी के नाम से। पुरस्कार राशि से दावतें उड़ती। IAS में कानपुर से 3 लोग आए तो सबसे ज्यादा खुशी श्याम जी को हुई। अभी तक तो यही समझा जाता था कि केवल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के ही लड़के इस सर्वोच्च सर्विस में आते हैं। पहली बार आगरा यूनिवर्सिटी का नाम ऊंचा हुआ। श्याम सुंदर जी को खुशी हुई कि उनकी अभिन्न मित्र के सिर पर सफलता का सेहरा बंधा। उसके बाद तो वह खुद भी परीक्षा में बैठे और इंटरव्यू में भी आ गए। किंतु घर वालों ने कहा, व्यापारी खानदान से हो, व्यापार ही देखना चाहिए। बेचारे मन मारकर रह गए। एक दूसरे मित्र थे नंद किशोर झाझरिया। कानपुर के एक समृद्ध घराने से थे। कपड़े का व्यापार करते थे उनके पिताजी। उनके यहाँ एक सज्जन बैजनाथ जी काम करते थे। बैजनाथ जी की बहन प्यारेलाल कनोडिया जी को ब्याही थी, किंतु उनका शीघ्र ही देहांत हो गया था। उसके बाद ठाकुर की बड़ी बहन से प्यारेलाल जी की शादी हुई। इस संबंध के नाते बैजनाथ जी भाई हुए। उनका घर में आना जाना रहता था। वह भी ठाकुर की बहन को अपनी बहन ही मानते थे। बैजनाथ जी के साथ नंद किशोर जी ठाकुर के घर आने जाने लगे और आपस में मित्रता हो गई। सभी मारवाड़ी विद्यालय में पढ़ते थे। नंद किशोर से ठाकुर 2 साल सीनियर थे। पहले 1 वर्ष सीनियर थे। परीक्षा में पीछे रहने के कारण नंद किशोर के पिताजी ने कहा, पढ़ाई वढ़ाई छोड़। किंतु ठाकुर ने बाबूजी से बात की तो उन्होंने आगे पढ़ने की आज्ञा दे दी। ठाकुर की बात कोई टाल नहीं पाता था। कुछ ऐसा तर्क वे देते कि सामने वाले को कुछ कहते नहीं बनता। इन्हीं के कारण नंद किशोर हाई स्कूल, इंटर और B.Com कर सके। मित्रता बढ़ती गई। घर के नीचे साईं पान वाले की दुकान थी। सब वहीं पहुंच जाते, फिर वहां से आवाज लगाते और ठाकुर नीचे आ जाते। फिर सब लोग फूलबाग में बैडमिंटन खेलने चले जाते। ठाकुर बैडमिंटन बहुत अच्छा खेलने लगे और कॉलेज चैंपियन भी बन गए। ठाकुर का नाम मोहर छाप था। किसी भी दोस्त को कहीं जाना हो, ठाकुर का नाम लेकर घर से चल पड़ते थे। घर वाले सोचते कि उन्हीं के यहाँ जा रहे हैं। वैसे तो घूमने, बैडमिंटन खेलने, गपशप, पिकनिक सब जगह साथ रहते थे, किंतु साथ ना भी हो तब भी समझौता ये था कि यही कहा जाएगा कि यही है। सब एक दूसरे को गुरु कहते थे। उन दिनों श्याम सुंदर, नंद किशोर, हरि और प्रेम कपूर का चौगट्टा बिरहाना रोड पर मशहूर था, दोस्ती के लिए, स्नेह के लिए। बाद में नंद किशोर से श्याम सुंदर की बहन की शादी हुई। तब से ठाकुर मामा हो गए और ये संबंध रिश्तेदारी से भी ज्यादा घनिष्ठ हो गई। कलकत्ता प्रवास में भी और आगे भी ये संबंध घनिष्ठ से घनिष्ठतर होता गया। कलकत्ता में नंद किशोर के कारण ही शुरू की परेशानियां दूर हुई। नंद किशोर के जीजाजी कलकत्ता में रहते थे। वे आगरा निवासी थे, किंतु कारोबार बढ़ाने हेतु कलकत्ता चले गए थे। वहां उन्होंने अपना अच्छा कारोबार जमा लिया था। कलकत्ता प्रवास के दौरान उन्होंने ठाकुर को यह महसूस ही नहीं होने दिया कि वे किसी दूसरे शहर में हैं। उनका स्वभाव बहुत ही विनम्र था। बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। नित्य हवन पूजन करना और नियम धर्म से रहना उन्हें अच्छा लगता था।
उनके परिवार के कारण ही ठाकुर को कभी ये महसूस नहीं हुआ कि वे परिवार से दूर हैं। कोई भी धार्मिक उत्सव हो या परंपरागत पूजा, होली, दिवाली, सब त्योहारों में उन्हें उनके यहाँ जाकर और आयोजनों में सम्मिलित होकर यही लगता कि जैसे सब अपने घर में बैठे हैं। एक प्रकार से नंदू बाबू व श्याम सुंदर जी का परिवार ठाकुर का परिवार ही बन गया। सब दोस्त एक दूसरे पर न्योछावर रहते। इसलिए जब कानपुर से श्याम सुंदर की चिट्ठी पहुंची तब ठाकुर का मन बहुत विचलित हो गया। श्याम जी ने लिखा था, शादी के विषय में लोग यहाँ तरह तरह के अंदाजे लगाया करते हैं। मालूम नहीं ये कहाँ तक सत्य है। खासकर भैया ने कई लोगों से कहा, मेरे सामने नहीं, कि वह तो सुशीला से शादी करेगा, इसलिए दोनों ही शादी नहीं कर रहे हैं। माँ को भी तुम जनपत्री ना देने के लिए कह गए हो, वह किसी को भी नहीं देती हैं। आदि आदि बातें करके कई लोगों ने बड़ा फस सा क्रिएट कर रखा है। अब तुम जैसे भी हो मुझे पूरी पूरी पोजीशन लिखो, जिससे मैं वैसा माहौल बनाने की कोशिश करूं, वरना सब लोगों को मुंह तोड़ जवाब दूं। उचित समझो तो भैया को भी कुछ लिख देना। मेरी बातों को हल्के रूप में मत लेना और मुझे विस्तार से सब समाचार देना। जो भी कदम उठाना बहुत सोच समझ कर उठाना। भावुकता में बहने से काम नहीं चलता है। ठाकुर ने लिखा, यद्यपि भैया मुझे प्यार करते हैं, फिर भी अपने और परायों के सामने मुझे दोष देने में कभी पीछे नहीं रहते। पर मेरे जीवन की सबसे बड़ी ट्रेजेडी यही है। इस दशा में मेरे सामने एक ही रास्ता है कि मैं वही करूं जो मैं करना चाहता हूं। मैंने जिंदगी भर दूसरों के फैसले किए हैं। अपनी जिंदगी का कोई फैसला करने का अधिकार मुझे तो होना ही चाहिए। ठाकुर ने आगे लिखा, अब तो सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि शाम को क्या जवाब दूं। जहां तक माहौल बनाने का सवाल है, वह केवल सारी बात जान लेने का एक बहाना है। वह तो शाम का अगला वाक्य कि भावुकता में बहने से काम नहीं चलेगा बतला देता है। बड़ी मुसीबत है। कभी कभी बड़ी मायूसी महसूस करता हूँ। अगर सच बतला देता हूँ तो बना बनाया काम बिगड़ जाने की संभावना है, और नहीं तो झूठ बोलना पड़ेगा। मैं अभी सबको एकदम इनकार कर रहा हूँ, साफ इनकार। भैया को, अम्मा को, श्याम को। पर बाद में जब पता लगेगा तब वे मुझे क्या कहेंगे, मेरे बारे में क्या सोचेंगे। श्याम को तो बहुत बड़ा शौक लगेगा, पर इसके सिवा कोई और रास्ता भी तो नहीं है। इन पंक्तियों ने सीने में एक दर्द उठा दिया, जिसे ना सह सकती थी और ना कह सकती थी। जीवन एक गतिहीन शिला की भांति निष्पन्द हो उठा। ऐसे में किताब उठाकर कुछ पढ़ना, कॉपी में उल्टी सीधी लकीरें खींचना और पैड उठाकर कुछ लिखना ही शगल रह गया था। लिखने को कुछ खास नहीं था। मन की उथल पुथल हलचल भावोद्वेग के रूप में कागज पर उतर आती। बाद में जब स्वयं पढ़ती तो लगता ये तो गद्य काव्य बन गया। ऐसे ही एक दिन लिखा, रात बढ़ गई है, चारों ओर सन्नाटा है, घर के सब लोग सो गए हैं, सारा नगर सो गया है। पढ़ना चाहती थी पर अब और नहीं पढ़ूंगी, पढ़ भी नहीं सकूंगी, सोच नहीं सकूंगी। क्यों? इस क्यों का जवाब मेरे देव क्या तुम नहीं जानते हो? अज्ञात दिशा से तुम आए, जीवन के मधुरिमा लिए हुए। तब क्या पता था कि तुम्हारी मुस्कान मेरे प्राणों का हास बन उठेगी। पर हुआ कुछ ऐसा ही। तुम्हारा प्यार मेरा श्रृंगार बन गया। मैं जीवन के संगीत से बेखबर अपने में मस्त थी। तुम्हारी सुंदर चितवन ने कामना के तरु को जन्म दिया। आज वह तरु लहलहा रहा है। देखना कहीं वह असमय ही मुरझा न जाए। सरता की धारा को उद्वेलित करके उसके अंतर में तूफान भर के तुम कहीं चल न देना।
उमड़ी हुई धारा असहाय हो उठेगी। तुम आए हो तो यह असह ज्वाला शांत करके ही जाना। कल का आशान्वित चांद आज भी निकला है, तारे खिलखिलाए हैं, चांदनी मुस्कुराई है, पर यह प्राण शायद अपना हंसना रोना सब भूल गए हैं। तभी तो आज भी झरझर झरते आंसू ही मेरा श्रृंगार कर रहे हैं। तुम पूछोगे ऐसा क्यों? कारण कुछ विशेष नहीं है, सुनकर शायद तुम्हें बुरा भी लगेगा, पर याद है हमारे बीच एक समझौता हुआ है कि मन की आशंकाएं एक दूसरे से छिपाकर नहीं रखेंगे, चाहे उस आशंका का कोई आधार हो या ना हो। अंतर के लेश मात्र से भी तुम अपरिचित ना रहो, मेरा कुछ भी तुमसे गोपन ना रहे, इस कारण बतलाती हूँ। मैं मानती हूँ कि मेरा ठाकुर कमजोर नहीं है, ना ही मुझे उस पर अविश्वास है। फिर भी कई बार ऐसा लगता है कि तुम्हारी आंखों की खोज अभी समाप्त नहीं हुई है। किसी की प्रतीक्षा में मग्न तुम्हारी आंखें कुछ खोजती सी प्रतीत होती हैं। तब मुझे लगता है कि चांद और तारों में भटकने वाली आंखों ने क्या अभी तक एक नन्हे दिल की धड़कन को अपना नहीं समझ लिया है? शायद ये मेरा वहम ही हो। फिर भी कई बार ऐसा लगता है कि चातक स्वाति की आस लगाए रहा। कुहू कुहू कोयल बोली, पर पपीहे की आस ही रहे जा रही है। स्वाति की बूंद आई, पर निष्ठुर स्वाति चल दी। समुद्र की अथाह अद्वेलन पूर्ण मधुरिमा से प्रभावित होकर सीपी को जीवन दान देने बेचारा चातक प्राणों को पाकर भी प्राणहीन है।